नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप से और वीरेंद्र वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों ही मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते साहब। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिस तरह के चैलेंजिंग माहौल है एग्री कमोडिटी वायदा को लेकर, जिस तरह से लगातार कई सारे एग्री वायदा बैन किए गए, उसके बाद भी आप लोग जितने भी कम इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी कम प्रोडक्ट है, उसके बाद भी आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और ग्वारसीड ऑप्शंस में ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। स्पाइसेस में भी ज़बरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। क्या जो ग्वारसीड ऑप्शंस में जिस तरह के रिस्पांस, जो रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिला है, क्या ये एलईएस की वजह से है या ट्रेडर्स के फोकस पे है? ट्रेडर्स अब हेजिंग के लिए ये एनसीडीएक्स के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे रिजल्ट को एक्नॉलेज करने के लिए। सबसे पहले तो ये तो आप लोगों के मतलब ट्रेडर्स जितने हैं और आप जैसे जो हमारे सपोर्टर्स हैं, इनके बदौलत हमारा एक्सचेंज मतलब अपनी उन्नति जारी रखेगा। एलईएस देखिए, जो स्कीम है सेबी ने 2019 में ही लागू कर दी थी, पर एनसीडीएक्स ने इसे शुरू नहीं किया था। एनसीडीएक्स ने पिछले साल ही इसे शुरू किया। तो पहला जो था, हमने ग्वारसीड ऑप्शंस से शुरुआत की थी। तो आपको सिर्फ दो आंकड़े सुना देता हूं मैं। पहला आंकड़ा यह है कि जब हमने लॉन्च किया था एलईएस, उस वक्त ग्वारसीड ऑप्शंस जब थे, उस समय करीब 20 लाख का कारोबार होता था। एडीटीवी जो था, एवरेज डेली ट्रेडिंग जो होती थी हमारी, जो वॉल्यूम्स थे। और अप्रैल में जो ये हमने शुरुआत की थी करीब जनवरी में, और अप्रैल में वो वॉल्यूम बढ़ के करीब 19 करोड़ हो गया। तो करीब 80 गुना हमारे जो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम थे वो बढ़ गए। ओपन इंटरेस्ट भी जो हमारा करीब 144 मेट्रिक टन होता था, वो बढ़ के करीब 5000 के ऊपर चला गया। और एक पर्टिकुलर डे पे, सिंगल डे, हमारा जो एवरेज जो ट्रेडिंग था वो 54 करोड़ करीब पहुंचा था और 6000 मेट्रिक टन के ऊपर पहुंच गए। तो ऑब्वियसली एलईएस हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने इसे काफी सपोर्ट किया है। और एलईएस के कारण दो चीजें हुई है, एक तो मार्केट में इसका इंटरेस्ट आया है ग्वारसीड ऑप्शंस के लिए, और दूसरा हमें उम्मीद है कि जो ट्रेडर्स एक बार जुड़ चुके हैं एलईएस से और ग्वारसीड से, वो इससे बरकरार रहेंगे और स्टिकीनेस मेंटेन रहेगी। ऑब्वियसली एक्सचेंज का वॉल्यूम तो इससे बड़ा ही है। सर, मसालों में भी जबरदस्त इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कई सारे ऐसे ग्रुप हैं मसालों के, ट्रेडर्स वगैरह, उनके लगातार मैसेजेस आते हैं, जबरदस्त कारोबार हो रहा है। क्या मसालों में भी ऑप्शंस लाने की तैयारी चल रही है क्या? देखिए, मसाले इस वक्त अभी मतलब मैं सुन रहा था कि आज तो जितने भी स्पाइसेस हैं थोड़े डाउन हैं। स्पाइसेस का इस वक्त सीजन चल रहा है, तो इस वक्त तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं मतलब हम लोग ऑप्शंस लाएंगे। पर हम लोग इस वक्त कोशिश करेंगे, जो एक बड़ी कमोडिटी है स्टील, उसमें एलईएस शुरुआत करने की। तो उसकी हमारी प्रक्रिया जारी है। स्टील, जैसा कि आप जानते हैं, एक लार्ज कमोडिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कमोडिटीज हैं। उसमें ऑप्शंस हम शुरुआत करने की सोच रहे हैं। अगले एक आध महीने में स्टील ऑप्शंस हमारे शुरू हो जाएंगे। ओके सर, कुछ और ऐसे कुछ प्रोडक्ट आपने लास्ट टाइम बताया था कि कॉफी हम लॉन्च करने वाले हैं, आने वाले समय में एग्री में भी और नॉन एग्री में भी कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी है क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा था, कॉफी के में परमिशन मिल चुकी है। उसका जो वेयरहाउस और रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो हमने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। वो एक्नॉलेज मतलब पूरी तरह से जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं, वो इस वक्त साइन हो रहे हैं। अगले महीने से उम्मीद है कि हम कॉफी लॉन्च कर देंगे। दूसरा एक जो एग्री से रिलेटेड है पर नॉन एग्री प्रोडक्ट है, उसकी हम इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो रेगुलेटर हैं उनके पास हमने उसका प्रपोजल भेजा हुआ है। वो प्रोडक्ट है पीवीसी। अब आप जैसे कि जानते हैं कि पीवीसी एग्री में काफी यूज होता है। पीवीसी पाइप्स यूज होते हैं, घरों में पीवीसी यूज होता है। तो पीवीसी के लिए हमारा अगला प्रपोजल है, जो हमारे रेगुलेटर के पास इस वक्त हम भेज चुके हैं। उससे हमारी कुछ उनसे चर्चा चल रही है इस वक्त। जैसे ही उसकी हमें परमिशन मिलेगी, अगले क्वार्टर में पीवीसी हम लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। ओके सर, अब मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा किसान
आप एक्सचेंज के जरिए जुड़े हुए हैं, एफपीओज के जरिए, और 400 से ज़्यादा एफपीओज भी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सर, उस तरह की जो रिवाइवल होनी चाहिए वो नहीं हो रही, तो कहाँ दिक्कत हो रही है? क्या चैलेंजेज है एफपीओज के लिए और आप लोगों के लिए, जो कनेक्शन किसानों तक, ग्राउंड लेवल तक होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा? देखिए, इसके दो कारण हैं। अगर आप इक्विटीज मार्केट की बात करते हैं, आज अगर LIC FPO की बात करेंगे तो किसान से लेके स्टूडेंट से लेके एग्जीक्यूटिव तक सब लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानते भी हैं इस बारे में। कमोडिटीज के बारे में इस वक्त जो जानकारी है वो बहुत कम है, तो इसलिए हमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दो तरफा इस पर मार करें, जो ये अज्ञानता है इसके ऊपर। एक तो FPOs के माध्यम से, दूसरा एकेडमिक सर्कल के माध्यम से। अब FPOs के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि पिछले साल हम 400 तक पहुंचे थे, और मुझे बहुत खुशी है कि इस महीने हम 50 करीब और FPO के साथ जुड़ चुके हैं, तो करीब 450 FPOs तक हम जुड़ चुके हैं इस वक्त। इनके माध्यम से हम 10 लाख से ऊपर किसानों के पास पहुंच गए हैं। पिछले 2 सालों में हम किसानों के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे थे, कोरोना की वजह से हमें वेबिनार्स के थ्रू जाना पड़ रहा था, पर इंटरनेट की सुविधाएं सब जगह उपलब्ध नहीं होती थी, इसलिए हम फिजिकली नहीं जा पाए। पर इस महीने से हमने शुरू कर दिया है कि हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट FPO के शुरू हो जाए। अब हम 2 चीजें इस वक्त कर रहे हैं। एक तो ट्रेन द ट्रेनर्स वाला जो कंसेप्ट होता है कि आप किसी को ट्रेन करिए और वो आगे 10 लोगों को ट्रेन करे, तो आपका जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है। तो FPO के माध्यम से तो ये कर रहे हैं, दूसरा एकेडमिक रूट से ये करना चाह रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मुफस्सिल टाउन में, अगर मैं साबरकांठा चले जाऊं गुजरात में, या कर्नाटका में हुगली चले जाऊं, तो वहां पर जो BCom या MCom पढ़ाने वाले जो लेक्चरर्स होते हैं, उनको भी डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में नहीं पता होता। तो स्कूल में जाने वालों को और फार्मर को पता होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो हम ट्रेन द ट्रेनर्स वाला प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं इसके लिए, ताकि हम किसानों से जुड़े हुए जितने भी जो शिक्षण संस्थाएं जैसे KVK हैं, इनके माध्यम से भी हम किसानों तक पहुंचे और डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इसका यूज, दोनों के बारे में किसानों को बता सकें, ताकि किसान पूरे डेरिवेटिव्स मार्केट्स का फायदा वैसे ही उठा सकें जैसे शहरों में रहने वाले हम जैसे लोग इक्विटीज मार्केट का फायदा उठा सकते हैं। रास्ते साहब, कई सारे एफपीओज MP के और खास करके महाराष्ट्र के कई एफपीओ से मुझे भी इनविटेशन आता है। वो चाह रहे हैं कि ग्राउंड पर हम जाके इवेंट करें, ताकि एफपीओज के जरिए जो किसान, उनके मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, अवेयरनेस भी हो। क्या इस तरह की कुछ प्लानिंग है जो ग्राउंड पर जाके किया जाए? ये प्लानिंग हमने जस्ट कल ही है, मतलब इस प्लानिंग के बारे में हमारी बातचीत हुई थी हमारे ऑफिस के अंदर, और बहुत जल्द हम आपके पास भी आएंगे और आपको भी हम किसी गांव में ले जाएंगे, भले मध्य प्रदेश हो जहां, या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, जहां FPOs के साथ हम अपना प्रोग्राम करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग आए, ताकि इसके बारे में जनता को भी पता चले और आपको भी किसानों से डायरेक्ट बात करने का मौका मिले, जिससे कि किसानों को जो फायदा हो रहा है वो भी आपको पता चल सके। FPOs के लिए हमारी 2 लोगों से और बातचीत हो रही है, एक तो नाबार्ड और दूसरा SFAC, जो FPOs को बनाने के लिए जिन्हें मैंडेट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन दोनों के साथ भी इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ताकि इस काम को बढ़ाया जा सके। ओके, महाराष्ट्र के बड़े एफपीओ अनिल घनवट चलाते हैं, उनसे भी बात हो रही थी। वो भी चाह रहे थे कि ग्राउंड पर आके किसानों की स्थिति आप लोग देखें, और क्या ग्राउंड पर दिक्कतें हैं वो सरकार के सामने आनी चाहिए और साथ ही लोगों के सामने आनी चाहिए। चलिए सर, अब आखिरी में अब एक सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई पूरी दुनिया में एक अहम मुद्दा है, और एग्री कमोडिटी के दाम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अब इस साल आपको क्या लग रहा है, क्या एग्री कमोडिटी में तेज़ी का दौर चलने वाला है? मैं प्राइस आउटलुक आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप एक्सचेंज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा माहौल क्या एग्री कमोडिटी के लिए फेवरेबल लग रहा है? और बुल रन जो शुरू हुआ है वो चलने वाला, और किसानों का इसका फायदा मिलेगा, यानी तेजी का फायदा ग्राउंड तक पहुंचेगा? देखिए, कमोडिटीज मार्केट के लिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो है वो, और जो मौसम के हालात है, दोनों को देखते हुए, अगर आप जो एडिबल ऑयल्स देखते हैं, जैसे खाद्य तेल कहते हैं, खाने वाले जो तेल होते हैं, तो ये जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, इनमें सोयाबीन में करीब 15% प्रोडक्शन कम है। एक मेजर प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो सनफ्लावर ऑयल की, मतलब वो है यूक्रेन, और यूक्रेन में इस वक्त युद्ध के कारण वहां से सनफ्लावर तेल हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा, दुनिया में कहीं नहीं जा पाएगा। और रशिया और यूक्रेन दोनों गेहूं की बहुत ज्यादा पैदावार करते हैं, और जो पूरे नॉर्थ अफ्रीका है वहां गेहूं बेचते हैं, और उनसे इस युद्ध के कारण वहां से गेहूं नहीं भेजा जाएगा। इजिप्ट जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान से गेहूं इंपोर्ट करे, पर हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जो बीच में बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी, इससे करीब गेहूं की यील्ड में 10 से 15%
यील्ड थोड़ी कम होने वाली है, तो हमारा प्रोडक्शन भी करीब 10% कम होगा। अगर आपने कल ही न्यूज देखी हुई कि सेंटर ने 10 स्टेट्स को गेहूं जो देना था उसमें कमी करके चावल की उसकी रिप्लेसमेंट कर दी है। तो प्रोडक्शन एज वेल एज जियोपॉलिटिकल रीजन दोनों के चलते कमोडिटीज में जो बुल रन है वो चलता रहेगा एटलीस्ट 1 साल तक, ये हमारी उम्मीद है। शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला। और एक काफ़ी चैलेंजेस है चलाना एग्री एक्सचेंज को, एक सेंसिटिव कमोडिटीज़ होती है और काफ़ी कम प्रोडक्ट होने के बाद भी जिस तरह से आपने मैनेज कर रखा है और लगातार इसके टर्नओवर में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है पिछले 2 सालों से, और प्री कोविड लेवल से भी ऊपर आपका टर्नओवर पहुंच चुका है। शुक्रिया सर और ऑल द बेस्ट आपके कमिंग क्वार्टर्स के लिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हैं वायदा बाजार की ओर। कई दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं हमारे साथ, वीरेंद्र जी और रवि जी भी बने हुए हैं। पहला सवाल मोहम्मद इरफान साहब का है रामपुर से, मेंथा तेल के बारे में सवाल है इनका। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे, ये आउटलुक जानना चाह रहे थे कि मेंथा तेल में आगे क्या लग रहा है? टेम्पररी बॉटम बन चुका है 1065 से आज वो थोड़ा ऊपर गया। इसकी टेंटेटिवली रेंज हम 1050 से 1125 की मान के चल सकते हैं। 1060-70 के बीच बाई किया जा सकता है। 1047 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में हम इसका 1090 से 1110 के बीच टारगेट रख सकते हैं। यानी नियर टर्म के लिए टारगेट है 1090 से 1100 रुपए के लिए। इरफान जी के लिए सलाह है वीरेंद्र जी की तरफ से। चलिए अगले कॉलर है महेश, है हैदराबाद से, सोने चांदी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रवि जी क्या सलाह देंगे महेश जी को? जरूर सर, अभी गोल्ड एंड सिल्वर में प्राइस आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है एंड लास्ट जब फेड का इतना बड़ा हैंगओवर मार्केट से निकला है तो आई थिंक अभी मार्केट उसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव लेगा। साथ में अभी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आई इसमें भी थोड़ा टर्न डाउनिश है। मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 8 से रेट हाइक करेगा, बट वो 6 दिन से हुआ। तो मेरे हिसाब से जो इतना हॉकिशनेस मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है फ्रॉम द सेंट्रल बैंकर्स, इतना हॉकिश पॉलिसी नहीं आ रहा है। तो कोई भी डिप मेरे हिसाब से गोल्ड में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। 51,100 के करीब गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चले। 51,780 का मेरा टारगेट रहेगा और 50,700 तक का एक स्टॉप लॉस लगाए। वहीं सिल्वर में हालांकि 3% की तेजी थी तो अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने दे। अगर 63,000 के करीब मिलता है सिल्वर में भी एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मान रहा हूँ। 62,100 का थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा रहेगा तो मिनी में करे काम। एंड अपर साइड मेरा मानना है कि 65,000 तक के लेवल आपको सिल्वर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। अगले दर्शक हैं पूजा हैं रायपुर से, इनका सवाल है गोल्ड पर ही है, क्या नीचे गोल्ड 50,000 तक आने की उम्मीद लग रही है? वीरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? शॉर्ट टर्म मार्केट बॉटम आउट हो गया है क्योंकि फेड का जो 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आया वो डिस्काउंट कर दिया है मार्केट ने। टेम्पररी इसमें रेंज जो रहेगी वो 50,800 से 52,200 की रहेगी। कहीं डिप्स मिले तो टेम्पररी बाई किया जा सकता है 51,000 के आसपास बाई, 51,700 का टारगेट और स्टॉप लॉस 50,650 का रख सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है ओम प्रकाश हैं, भिलाई एमपी से हैं। एल्युमिनियम में आज कैसे ट्रेड करें? रवि जी बताइए। जरूर सर, पहला मेरा रिकमेंडेशन गोल्ड पे था तो पहला क्वेश्चन गोल्ड पे आया। सेकंड मेरा एल्यूमिनियम में सेल की सलाह है। मुझे लग रहा है कि जो चाइना लॉकडाउन है साथ में उसकी जो इन्वेंटरी है वो भी बॉटम आउट हो चुकी है लंदन मेटल एक्सचेंज में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट करके चलना चाहिए। 240 का मेरा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 249 का मेंटेन करें। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी आज उछाल आया है मेटल्स में वो सस्टेनेबल नहीं है। आगे जो चाइनीज कंसर्न्स है इस हिसाब से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा बेस मेटल्स, बट एल्यूमिनियम मेरा टॉप पिक रहेगा, वहां पे शॉर्ट करने की सलाह। रवि जी की जो कॉल है एल्युमिनियम की शॉर्ट करने की सलाह इन्होंने दिया है। 240 रुपए नीचे की तरफ आ सकता है ये भाव, ये रवि जी की सलाह है आपकी तरफ से एल्युमिनियम कॉल। चलिए अगले दर्शक है संजय कुमार है बिजनौर से। कॉपर इन्होंने 783 रुपए एक लॉट और एक लॉट 822 रुपए 50 पैसे के भाव पर लॉन्ग कर रखा है। वीरेंद्र जी क्या सलाह देंगे? 783 822 ये दो भाव पर इन्होंने लॉन्ग कर रखा है कॉपर को।
3-4 दिन के बाद मार्केट थोड़ा संभल जाएगा। चाइना का लॉकडाउन के हिसाब से इसमें काफ़ी प्रेशर है। अभी जस्ट मार्केट खुला है, 5 दिन हॉलीडे थे चाइना में। अब वहाँ स्टिमुलस की बात है और ये रेट हाइक का कारण था, वो भी डिस्काउंट हो गया, तो ऊपर में ये 790-95 तक आ सकता है। बट आगे गोइंग फॉरवर्ड और भी रेट हाइक आएंगे। जून में शायद दूसरा 50 बेसिस पॉइंट हाइक आएगा। तो ये देखते हुए टेम्पररी इसमें इंटरिम टॉप बना हुआ है, तो लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। अगले दर्शक है दिनेश कुमार हैं जयपुर से। नेचुरल गैस 2 लॉट 560 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। रवि जी क्या करें? नेचुरल गैस में लगातार हमने चर्चा की कि इसमें 2% से ज्यादा स्टॉप लॉस से काम नहीं करना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी आपने शॉर्ट किया है तो और आपके लेवल से ऑलमोस्ट 100 रुपीज ऊपर चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट आते हैं आपको 600-610 के करीब भाव मिलते हैं तो एक बार एग्जिट का मौका ढूंढना चाहिए। हालांकि अभी कोई भी बात उसके रशिया ने सैंक्शन रशिया की ओर से यूरोप ने सैंक्शन के लिए बात नहीं की नेचुरल गैस के लिए, क्रूड के लिए बात जरूर हुई है। बट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस तब तक नहीं वीक होंगे जब तक इसमें कोई फर्दर क्लैरिटी नहीं होगी एंड वॉर समाप्त नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप एक बड़े लॉस में हैं, अगर कुछ भी गिरावट आते हैं तो उसमें एग्जिट कर ले। अब स्टॉप लॉस की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 678 एक बड़ा रेजिस्टेंस नेचुरल गैस के लिए, तो शायद आप अपनी पार्शियल पोजीशन का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ये दर्शक है राकेश सिंगल है मेरठ से। कॉटन इन्होंने 45,740 रुपए पर खरीदा है। बीरेन जी क्या करें? अभी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि शायद टेक्निकल रेजिस्टेंस अगर ये पार हो जाता है 47,000 का बैरियर, तो 47,000 MCX मई कॉटन तक जाएगा। आइस कॉटन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ भी शायद हम 165 का लेवल शायद देख सकते हैं। यहाँ से अभी भी अपसाइड इसमें बनी हुई है। चलिए संदीप है MP से। धनिया खरीद रखा है 12,600 रुपए में। आज 6% का लोअर सर्किट है। रवि जी क्या इनका भाव आएगा वापस? जरूर से आज नेचर रिएक्शन आया है और लास्ट 1 घंटे में सारे स्पाइसेस है उसमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सस्टेन होना चाहिए। अगर आपको मींस आज जो क्लोज हुआ है इससे 500-600 पॉइंट का मुझे लग रहा है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, तो अगर 12,000 के करीब आता है तो आप एक बार उसमें लॉस बुक करके पोजीशन से एग्जिट कर ले, क्योंकि लगातार वहां पे जो स्टॉकिस्ट की डिमांड है वो कमजोर रही है। कोई भी स्पाइसेस ले लो, वहां पे स्टॉकिस्ट अभी इतना ज्यादा माल खरीद नहीं रहे और अराइवल स्टेडी है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में दबाव जारी रहेगा। बट कुछ भी शॉर्ट कवरिंग 12,000 के करीब आता है तो एक बार वहां पे एग्जिट हो जाना चाहिए। ओके चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से। बीरेन जी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है क्या 10 मई तक कॉटन केक का जून वायदा 31 तक जा सकता है क्या 3,100 तक? वीरेन जी ये साल कॉटन के काफ़ी अजीब कमोडिटी रही है और जो कॉटन की फसल तो काफ़ी कम है, कॉटन में जो तेजी रही, कपास में जो तेजी रही, उसकी बिल्कुल झलक कॉटन केक में नहीं लग रही है। मैं पर्टिकुलर कहूँ तो मुझे बिल्कुल इसका प्राइस का आइडिया लॉन्ग टर्म का नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म का ही सोचना चाहिए। चलिए अगले दर्शक है दिनेश हैं जयपुर से। बुलडेक्स 7 लॉट लॉन्ग है इनके पास 15,169 पर। 3 लॉट नेचुरल गैस शॉर्ट है 587 में। क्या करना चाहिए सर बुलडेक्स में और नेचुरल गैस में? रवि जी बुलडेक्स में आप थोड़े बहुत आज जो ऊपर के प्राइसेस आए और लग रहा है कि यहाँ से 200 पॉइंट की और रैली वहां पे देखने को मिले, तो वो एक एग्जिट का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वहां पे पॉजिटिविटी बनी हुई है। नेचुरल गैस में जैसे मैंने बात की, आपके लेवल से 100 रुपीज का ऊपर स्टॉप लॉस आएगा 678, ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और 600 के करीब अगर प्राइस मिलता है आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, आज शाम को इन्वेंटरीज के नंबर भी आने हैं तो वो भी देख ले। बाद में अगर 600 करीब मिलता है तो थोड़ा बहुत लॉस बुक करके उसमें से एग्जिट करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके अगले दर्शक है नरेश कुमार है चेन्नई से। वो उनका सवाल है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी के लिए क्या ये सही भाव है? बीरेन जी क्या सलाह देंगे इनको, नरेश जी को?
गोल्ड बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कैरी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। बाय एंड होल्ड करो तो खर्चा, ब्याज का खर्चा कम लगता है। सिल्वर में ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं यूजुअली बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी में गोल्ड प्रेफर करता हूँ। ओके, चलिए अगले दर्शक है रजत चौहान है जम्मू से। क्या गोल्ड लेना चाहिए? इनका सवाल भी गोल्ड पर ही है। रवि जी एक बार और दोहरा दीजिए, हालांकि आपने जवाब दिए थे पहले भी। गोल्ड क्या खरीदें करंट भाव पर? जरूर से फंडामेंटल हमने सारे डिस्कस कर लिए, तो मैं सीधा ही मेरा टारगेट एंड स्ट्रेटजी बता देता हूँ। 51,100 के करीब सोना मेरी बाई की सलाह है। 51,780, 51,780 ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। एंड स्टॉप लॉस आप 50,700 का रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक बेस्ट प्लेस है एंड काफी टाइम की वीकनेस के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा कैंडिडेट है। सर पवन हिसार का एक और सवाल था, कॉटन केक का रेंज जानना चाहें। बीरेन जी कोई रेंज देना चाहेंगे इनको? जून महीने के हिसाब से इसका फ्लोर यानी बॉटम कहीं 2880 के आसपास होना चाहिए। अपसाइड में हम इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस 3120, सेकंड रेजिस्टेंस 3180, तो मोटा मोटी इसकी रेंज काफ़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि मई कॉटन केक की जो एफईडी एक्सपायरी होगी उसके बाद डीमैट से माल थोड़ा हट जाना चाहिए। तो जून में शायद थोड़ी रिकवरी आए, बट इसमें रियल जो रिकवरी मैं देख रहा हूँ वो पहली बारिश के बाद आएगी। चलिए अगले दर्शक है योगेश हैं जयपुर से। बीरेन जी ये गोल्ड इन्होंने 51,200 रुपये में बाई कर रखा है, करंट जो लेवल है उसी पे गोल्ड की बाइंग है। सिल्वर 63,800, ये भी करंट लेवल के आसपास की ही बाइंग है। नेचुरल गैस भी भाई है 655 में। आज का व्यू जानना चाह रहे हैं बीरेन जी, क्या सलाह देंगे? गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस तीनों बाई है। मैं पहले तो उनको बोलूंगा कि मल्टीपल पोजीशन बनने तो अवॉइड करें, क्योंकि फिर ये नजदीक पोजीशन में दो उलट हो जाती है ना, तो दूसरे प्रॉफिटेबल को ट्रेड को भी खराब करती है। गैस वॉर कमोडिटी होते हुए मैं उसमें कोई रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, बट गोल्ड सबसे चारों में से पहली पसंद मेरी गोल्ड है, जो मुझे अपसाइड में लग रही है। सिल्वर में स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली इसके इतने अपीलिंग नहीं है जितने गोल्ड के अपीलिंग है। ओके, कोलकाता से चेतन है। सिल्वर क्या ये सही समय है या वेट करना चाहिए बाई करने के लिए? रवि जी। सिल्वर में वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि चाइना उसका वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और इंपोर्टर है। तो वहां पे जो अगर 40 करोड़ लोग अगर लॉकडाउन की एक संभावना मींस की वहां व्यक्त कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा एक आपको कंसोलिडेशन सा माहौल मिलेगा। बट अगर आपको बाई करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 63,000 के करीब एक बार आप बाई पोजीशन ले सकते हैं। 62,100 का एक स्टॉप लॉस लगा है। मेरे हिसाब से 2-3 ट्रेडिंग सेशन आप इसको होल्ड करें और आगे 64,800 से 65,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है बियॉन्ड फिर 65 सस्टेन होना चाहिए, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। अगले दर्शक है चेतन है एमपी से। सिल्वर 62,500 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। बीरेन जी क्या करे? सिल्वर में ओवरऑल मेरा नजरिया बेरिश है, बट शॉर्ट टर्म तो ये बाउंस आगे जाएगा, शायद 65,200 यानी 65,200 तक जाएगा। वहाँ पे अगर रुके तो ठीक है, बट मैं ऐसा मानूंगा कि इट इज बेटर टू एग्जिट एट दिस लेवल। विजय, ये बीरेन जी आपसे एक सवाल था अजय पिंपले जी का। तुअर के बारे में जानना चाह रहे हैं। किसान है, 100 बोरी है, क्या सलाह देंगे इनको? पल्सेस नहीं चल रहे हैं, मीन्स चना कमजोर है और चना सबसे बड़ा भाई है, तो छोटे भाई बहन है वो ऑलवेज चना को ही देखते हैं। जब तक चना नहीं चल पाएगा तब तक ये मटर, तुअर ये सब थोड़े प्रेशर में रहेंगे। सुस्त मार्केट है। शुक्रिया बीरेन जी आपका, रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।